मैं बीबी का गुलाम बनकर नहीं रह सकता, समझी। आज जरा चेक पर दस्तखत कर देना, प्रभात ने सहज खुली आवाज में कहा। सीमा ने रोटी बेलते बेलते पलट कर देखा। चेक पर दस्तखत करवाते समय प्रभात कितने बदल जाती है। आपकी तनख्वाह खत्म हो गई, वह बोली। गांव से पिताजी का पत्र आया था, वहाँ 400 रुपये भेजने पड़े। फिर लाली मौसी भी आई हुई है, घर में मेहमान हो तो खर्चा बढ़ेगा ही ना। सीमा चुप रह गई। पैसा नहीं देना है तो मत दो, किसी से उधार लेकर काम चला लूंगा। जब भी पैसों की जरूरत होती है तुम इसी तरह से अकड़ दिखाती हो। अकड़ दिखाने की बात नहीं है, प्रश्न यह है कि रुपए देने वाले की कुछ कदर तो हो। मैं बीबी का गुलाम बनकर नहीं रह सकता, समझी। बीबी के गुलाम होने वाली सदियों पुरानी उक्त पुरुष को आज भी याद है, किंतु स्त्री धन का उपयोग न करने की गौरवशाली परंपरा को वो कैसे भूल गया। बहस और कटु हो जाए इसके पहले ही सीमा ने चेक पर हस्ताक्षर कर दिए। शाम को प्रभात दफ्तर से लौटे तो लाली मौसी को 100 का नोट देकर बोले, मौसी तुम पड़ोस वाली चाची के साथ जाकर आंखों की जांच करवा आना। अरे रहने दे भैया, मैं तो यूं ही कह रही थी, अभी ऐसी जल्दी नहीं है, रायपुर जाकर जांच करवा लूंगी। नहीं मौसी, आंखों की बात है, जल्दी दिखा देना ही ठीक है। मौसी मन ही मन गदगद हो गई। प्रभात मौसी का बहुत ख्याल रखते थे। मौसी का ही क्यों, रिश्तों की बहनों, बुआओं, चाचा, ताऊओं, सभी का। कोई रिश्तेदार आ जाए तो प्रभात एकदम से प्रसन्न हो उठते थे। उस समय वह इतने उदार हो जाते थे कि खर्च करते समय आगा पीछा नहीं सोचते। मेहमानों की तामीरदारी के लिए ऐसे आकुल व्याकुल हो उठते कि उनके आदेशों की धमक से सीमा का सिर घूमने लगता। सीमा आज क्या सब्जी बनी है, प्रभात पूछ रहे थे। बैगन की। मौसी की आंखों में तकलीफ है। बैगन की सब्जी खाने से तकलीफ बढ़ेगी नहीं, उनके लिए परवल की सब्जी बना लो। नहीं, मैं बैगन की सब्जी खा लूंगी बेटा, बहू को एक और सब्जी बनाने में कष्ट होगा। कजली सी थकान आ गई है। इस उम्र में थकान क्या है मौसी, वह तो इनके घर वालों ने काम की आदत नहीं डाली, इसी से थक जाती है। हाँ बेटा, आजकल की लड़कियों को घर गृहस्थी संभालने की आदत नहीं रहती। हम लोग घर के सब काम करके 10 किलो चना दाल का फेंक देते थे, मौसी बोली। बस इसी बात से सीमा चिढ़ जाती है। उसके मायके वालों ने काम की आदत नहीं डाली तो क्या प्रभात ने उसके लिए नौकरों की फौज खड़ी कर दी। एक बर्तन कपड़े साफ करने वाली के अलावा दूसरी कोई नौकर तो देखा ही नहीं इस घर में। और लीला मौसी के जमाने में गृहस्थी ही तो संभालती थी लड़कियां, ना पढ़ाई लिखाई में सर खपाना था, ना नौकरी के पीछे मारो मार घूमना था। सीमा सोचने लगी, लीला मौसी तो खैर अशिक्षित महिला है, परंतु प्रभात की समझ में ये बात क्यों नहीं आती। अभी पिछले सप्ताह भी तो ऐसे ही हुआ था। सीमा ने करेले की सब्जी बनाई थी। प्रभात ने देखा तो बोले, करेले बनाए हैं क्या, मौसी को दुबला करने का विचार है, उनके लिए कुछ और बना लो। सीमा एकदम हतप्रभा रह गई। मौसी हंसी, नहीं नहीं कुछ मत बनाओ बहू, बस दाल को तड़का दे दो, तब तक मैं टमाटर की चटनी पीस लेती हूँ। मौसी, बहू के रहते तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, आओ उस कमरे में बैठे, प्रभात बोला। सीमा अकेली रसोई में खटकती रही। उधर साथ वाले कमरे में मौसी प्रभात को झूठे सच्चे किस्से बताती रही। तुम्हारे बड़े नाना जी खेत में पहुँचे तो देखा सामने गांव के धोबी का भूत खड़ा है। मौसी
खूब अंधविश्वासी है, मनगढ़ंत किस्से खूब बताती है। भूत प्रेतों के, प्रभात के बड़े नाना, मजिल नाना और छोटे नाना के, दूध सी सफ़ेद छोटी नानी के, प्रभात की ननिहाल के, जमींदार महेंद्र प्रताप सिंह और रूपा डाकू के भी इन किस्सों के साथ साथ मौसी लोगों की मेहमान नवाजी और बढ़िया भोजन को भी खूब याद करती। उनकी व्यंजन चर्चा सुनकर श्रोताओं के मुंह में भी पानी भर आता। मौसी मूंग के लड्डू, खस्ता, कचौरी, मेवे की गुजिया और खोए की पूरियों को याद किया करती। प्रभात उनकी हर फरमाइश पूरी करवाते। शिवा को कॉलेज जाने तक रसोई में जुटे रहना पड़ता। थकान के कारण खाना भी नहीं खाया जाता। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। कॉलेज से लौटकर वह कुछ खाना ही चाहती थी कि प्रभात के मित्र आ गए। उसने किसी तरह उन्हें चाय नाश्ता करवाया। दूध का बर्तन उठाकर अलमारी में रखने लगी तो सहसा चक्कर खाकर गिर पड़ी। सारे कमरे में दूध ही दूध फैल गया। मौसी और प्रभात दौड़े आए। उसे निष्प्राण शरीर को किसी तरह खींचती हुई सीमा पलंग पर जा लेटी। आंखें बंद करके वह ना जाने कितनी देर तक लेटी रही। अचानक प्रभात ने धीरे से उसे उठाते हुए कहा, सुनो, अब उठकर जरा रसोई में देख लो। तब से मौसी ही लगी हुई है। शरीर में उठने की शक्ति नहीं थी। हूँ कहकर सीमा ने दूसरी ओर करवट ले ली। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है यह मैं मानता हूँ, परंतु अपने घर का काम कोई और करे यह तो शोभा नहीं देता। प्रभात धीरे से बोले। सीमा का मन हुआ चीख कर कह दे, मौसी, घर के बहू बेटी बीमार होती है तब क्या वह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है? एक समय भोजन बनाकर भी लेंगी तो क्या परले हो जाएगी? लेकिन कहा कुछ नहीं। आवाज कहीं गले में फंस कर रह गई। आंखों से आंसू बह निकले। उठकर बचा हुआ काम निपटाया। मौसी प्रभात की प्रशंसा करते ना थकती। उस दिन किसी से कह रही थी, हमारे परिवार में प्रभात हीरा है, सबके सुख दुख में साथ देता है, रुपए पैसों की परवाह नहीं करता, ऐसा आदर सम्मान करता है कि पूछो मत। बहू बड़े घर की लड़की है, पर प्रभात का ऐसा शासन है कि मजाल है कि बहू जरा भी गड़बड़ कर जाए। यह प्रशंसा वह पहली बार नहीं सुन रही थी। ऐसी प्रशंसा प्रभात के परिवार के हर छोटे बड़े के मुख पे रहती है। ससुराल वालों को इतना अतिथि सत्कार तथा सेवा करने और बैंक के चेक फाड़ फाड़ कर देने के बाद भी वह प्रभात के इस सुयश की भागीदारी नहीं बन सकी, या यूँ कहा जाए कि प्रभात ने इसमें उसे भागीदारी बनाया ही नहीं, बल्कि अपने लोगों के सामने उसे बौना बनाने में ही वह गर्व महसूस करते रहे। उसकी कमियां और गलतियों को वह बढ़ा चढ़ाकर सुनाया करते और सारा परिवार रस ले लेकर सुना करता। इस संबंध में सीमा को अपनी देवरानी मंगला से ईर्ष्या होती। देवर सुनील उसके सम्मान को बढ़ाने का एक भी अवसर हाथ से नहीं जाने देता। हैदराबाद से वह साल में एक बार घर आते हैं। छोटे बड़े सभी के लिए कुछ न कुछ लाने का उनका नियम है, लेकिन लेन देन का दायित्व उन्होंने मंगला को ही सौंप रखा है। जब सारा परिवार मिलकर बैठता है तब सुनील पत्नी को गौरवान्वित करते हुए कहते हैं, मंगला,
निकालो भाई, सब चीजें दिखाओ सबको, क्या क्या लाई हो तुम उनके लिए। सबकी नजरें मंगला पर टिक जाती हैं, वह कितनी ऊंची हो जाती है। सबकी दृष्टि में मंगला की अनुपस्थिति में भी जब परिवार के लोग मिल बैठते हैं तो उनके लाए उपहारों की चर्चा होती है, उसकी दरियादिली की प्रशंसा होती है, परंतु सीमा की मेहनत की कमाई से भेजे गए मनी ऑर्डरों का कभी जिक्र नहीं होता। उसका सारा श्रेय प्रभात को जाता है। कभी बात चलती है तो अम्मा उसे सुनाकर साफ कर देती है, सीमा की कमाई से हमें क्या मतलब, प्रभात घर का बड़ा बेटा है, उसकी कमाई पर तो हमारा पूरा हक है। कभी कभी सीमा सोचती है, नेकी करते हुए भी किसी के हिस्से में यश और किसी के हिस्से में आप यश क्यों आता है। वैसे इस विषय में ज़्यादा सोचकर वह अपना मन खराब नहीं करती, फिर भी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता। पिछले दिनों डॉक्टर ने बताया था पैर भारी है, थोड़ा आराम करना चाहिए। इधर मौसी कहती थी एक रोटी बनाने का ही तो काम है घर में, ना चक्की पीसनी है, ना कुएं से पानी खींचना कर लाना है। खूब मेहनत करो और डट कर खाओ, तभी तो सेहत बनेगी। और एक दिन सेहत बनाने के चक्कर में लड्डू बांधते बांधते कॉलेज जाने का समय हो गया था। सीमा जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी तो अचानक पैर फिसल गया। 2 से 3 सीढ़ियाँ लांघती हुई वह नीचे जा गिरी। चोट तो उसे विशेष नहीं आई, पर पेट में दर्द होने लगा था। इसके लिए बिस्तर पर आराम करना बहुत जरूरी है, डॉक्टर ने प्रभात से कहा था। प्रभात ने लापरवाही के लिए सीमा को जी भरकर कोसा, किंतु इस परिस्थिति में डॉक्टर की सलाह मानना आवश्यक हो गया। झाड़ू पोछा तो माहरी करने लगी, पर भोजन बनाने का भार मौसी पर आ पड़ा। वह नाश्ता और खाना बनाने में परेशान हो जाती। अब वह बिना मसाले की सादी सब्जी से काम चला लेती। कहती अब उम्र हो गई है, काम करने से पहले जैसी ताकत थोड़ी ही रह गई है। सीमा का मन होता पूछे, मौसी सिर्फ खाना ही तो बनाना है, और खाना बनाना भी कोई काम है? तुम तो कहती थी कि दाल चावल और सब्जी रोटी तो कैदियों का खाना है। तुम ऐसा खाना क्यों बना रही हो मौसी? किसी तरह सप्ताह बीता था कि मौसी का मन उखड़ने लगा। एक दिन प्रभात से बोली, बेटा तुम्हारे पास बहुत दिन रह ली। सुरेखा रोज सपने में दिखाई देती है, जाने क्या बात है। बहू जैसे ही उसकी भी हालत है। प्रभात सन्न रह गया। मौसी ऐसी कोई बात होती तो सुरेखा का पत्र जरूर आता। तुम चली जाओगी तो बड़ी मुसीबत होगी। अच्छा होता जो कुछ दिन और रुक जाती, पर मौसी नहीं मानी। वह बेटी को याद करके रोने लगी। प्रभात निरुपय हो गए। उन्होंने उसी दिन गांव में पत्र लिखा। सुशीला जीजी पिछले साल 2 माह रहकर गई थी। उन्हें भी एक पत्र विस्तार से लिखा। कई दिनों बाद गांव से पत्र आया कि 15 दिनों बाद अम्मा स्वयं आएंगी, पर 15 दिनों के लिए दूसरे क्या व्यवस्था हो सकेगी। प्रभात को याद आया कि मंगला की बीमारी का समाचार मिलते ही गांव के
लोग किस तरह हैदराबाद तक दौड़े चले जाते हैं, फिर सीमा के लिए ऐसा क्यों? शायद इसका कारण वह स्वयं ही है। जिस तरह सुनील ने अपने परिवारजनों के हृदय में मंगला के लिए स्नेह और सम्मान के बीज बोए थे, वैसा सीमा के लिए कभी किया ही नहीं था उसने। 15 दिनों बाद अम्मा गांव से आ गई। उनके आते ही प्रभात निश्चिंत हो गया। उन्हें विश्वास था कि अम्मा अब सब संभाल लेंगी। मार्च का महीना था। वह अपने दफ्तर के कार्यों में व्यस्त होता गया। सुबह जल्दी घर से निकलते और रात को देर से घर लौटते। पिछले वर्ष जब मंगला को ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, उस समय अम्मा हैदराबाद में ही थी। उन्होंने उसकी खूब सेवा की थी। उसकी सेवा का औचित्य उनकी समझ में आता था, लेकिन सीमा को क्या हुआ यह उनकी समझ में ही न आता। वह दिन भर काम करे और बहू आराम करे, यह उनके लिए असहाय था। प्रभात के सामने तो अम्मा जी चुपचाप काम किए जाती, परंतु उनके जाते ही व्यंग बार उनके तरकस में कसमसाने लगते। कभी वह इधर उधर निकल जाती। मोहल्ले की स्त्रियां मजा लेने के लिए उन्हें छेड़ती। अम्मा, हो गया काम? हाँ भाई, काम तो करना ही है। पुराने जमाने में बहुएं सास की सेवा करती थी। आज के जमाने में सास को बहुओं की सेवा करनी पड़ती है। सीमा सुनती तो संकोच से गड़ जाती। किस मजबूरी में वह उनकी सेवा ग्रहण कर रही थी, इसे तो वही जानती थी। उस समय प्रभात को दफ्तर के काम से सूरत जाना पड़ा। उनके जाने की बात सुनकर सीमा विकल हो उठी। जाने के 2 दिन पहले उसने प्रभात से कहा भी, अम्मा से कार्य करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। उनकी यहाँ रहने की इच्छा भी नहीं है। उन्हें जाने दीजिए। यहाँ जैसा होगा देखा जाएगा। परिवार से संबंध बनाना तुम जानती ही नहीं हो, प्रभात ने उपेक्षा से कहा था। प्रभात के जाते ही अम्मा मुक्त हो गई। वह कभी मंदिर निकल जाती, कभी आस पड़ोस में जाकर बैठ जाती। सीमा को यह सब अच्छा ही लगता। उनकी उपस्थिति में जाने क्यों उसका दम घुटता था। उस दिन अम्मा सामने के घर में बैठी बतिया रही थी। सीमा ने टंकी में से आधे बाल्टी पानी निकाला और उठाने ही जा रही थी कि देखा अम्मा सामने खड़ी है। उसे याद आया, अम्मा पीछे वाली पड़ोसन से कह रही थी, प्रभात पेट में था तब छोटी ननद की शादी पड़ी, हमें बड़े बड़े बर्तन उठाने पड़े, पर कहीं कुछ नहीं हुआ। हमारी बहू तो दो से लोटा पानी लेकर बाल्टी भरती है, तब नहाती है। सीमा ने झीप कर बाल्टी भरी और उठाकर स्नान घर तक पहुंची ही थी कि दर्द के कारण बैठ जाना पड़ा। जिसका भय था वही हो गया। डॉक्टर ने उपाय थे, गर्भपात कराना जरूरी हो गया था। अम्मा रो रो कर सबसे कह रही थी, हम इतना काम करते थे तो भला क्या इन्हें बाल्टी भर पानी नहीं दे सकते थे? हमारे रहने का क्या फ़ायदा हुआ? उसी दिन शाम को प्रभात घर लौटी। अस्पताल पहुँचे तो गर्भपात करके डॉक्टर बाहर निकल रही थी। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा, बच्चा निकालना जरूरी हो गया था, लड़का था। प्रभात हतबुद्धि से डॉक्टर को देखते रह गया, फिर अचकचा कर पूछा, सीमा कैसी है? वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।